दोस्तों उस दिन मैं और मेरी छोटी बहन रूपाली हम दोनों राधे श्याम अंकल के घर से शादी अटेंड करके वापस लौट रहे थे। उस समय मेरी उम्र यहीं कोई 13 या 14 साल की थी और काफ़ी चीज़ों के बारे में हमें ज्ञान भी नहीं था। ऐसे में कुछ चीज़ें हमें बिल्कुल भी समझ ही नहीं आती थी और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी था। इतनी घनी रात होने के बावजूद भी मैं अपनी बहन रूपाली को लेकर उस रास्ते को काटते हुए आगे बढ़ रहा था। हमारा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन पापा ने कहा था कि रोशनी होते होते ही घर पर लौट जाना। घर की दूरी 1.5 किलोमीटर के आसपास की थी और देखते ही देखते अंधेरा पूरी छाँव के साथ छा गया। इस समय मैं सड़क पर था और अब अंधेरे से हल्का हल्का भय भी लग रहा था और इसी डर के चलते रूपाली के अंदर भी अब कभी छूटने लगी थी। तभी रूपाली ने बताया कि उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है और तभी उस घने रास्ते में मौजूद झाड़ियों के ऊपर किसी चीज के इधर से उधर हिलने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था मानो कोई चीज मक्खियों की चपेट में है और वो अपने हाथ और पैरों को छटपटाता जा रहा है। और अभी ये सब हद से ज्यादा कुछ होने लगा था। तभी मैंने देखा कि उस बहुत वीरान पड़ी सड़क के ऊपर किसी गाड़ी की हेडलाइट नजर आने लगी और उस हेडलाइट को देखते ही मैंने पाया कि वो गाड़ी बहुत धीमी स्पीड के साथ हमारे पास आ रही थी। मौका मिलते ही मैंने भी उस गाड़ी के सामने अपना हाथ दिखा दिया ताकि वो हमें अपने घर तक उतार सके। मेरी ये तमन्ना पूरी हुई और वो गाड़ी हमारे पास आकर रुक गई। उस गाड़ी के अंदर मुझे सिर्फ एक आदमी बैठा दिख रहा था। मैंने उस आदमी से पूछते हुए कहा, अरे अंकल जी ज़रा हमें आगे तक छोड़ देंगे? तो उस आदमी ने अपनी गर्दन को नीचे की तरफ हिलाया और शायद वो हमें आगे छोड़ने के बारे में ही बोल रहा था। फिर मैं और मेरी बहन रूपाली हम दोनों उस गाड़ी के अंदर बैठ गए और फिर वो गाड़ी वहां से आगे निकलने लगी। तेज हवा के चलते उस गाड़ी में नींद आने लगी। उसके बाद उस गाड़ी ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया। इसके साथ ही मेरे आंखों में नींद की झपकी दिखने लगी और धीरे धीरे नींद ने मेरे पूरे बदन के ऊपर अपना रौब जमा दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन उस गाड़ी के अंदर कुछ तो अजीब था जिसके चलते मेरी आंखें बंद हो गई। करीब आधे घंटे के बाद जब आंखें खुली तो गाड़ी किसी जगह पर खड़ी थी जिसके आजू बाजू में लंबे लंबे पेड़ दिख रहे थे और साथ ही कुछ अजीब चीजों का भी एहसास हो रहा था। और इतने में ही एक पेड़ का पत्ता उस गाड़ी के कांच पर घूमने लगा। तभी मैंने सोचा कि शायद ऐसे हवा का वेग हो रहा है, लेकिन फिर मेरी नज़र उस कच्ची पड़ी रोड के किनारे पर लगे पर्पल कलर के बोर्ड पर पड़ी तो मैं देखते ही दंग रह गया। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि सामने जो हमारी गाड़ी थी उस गाड़ी का अगला कांच लगभग टूटा हुआ था और उसके कुछ हिस्से ड्राइवर के बदन में फंस चुके थे। उस आदमी का पूरा बदन जख्मी हो चुका था। खून से सना हुआ उसका बदन देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने जल्दी से रूपाली को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो गहरी नींद में थी और मैं जोर जोर से चीखता और चिल्लाता रहा, लेकिन वो अपनी जगह से उठ ही नहीं पा रही थी। तभी गुस्से में आकर मैंने रूपाली के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया तो वो रोने लगी। लेकिन फिर किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ लगाते बोला, तो तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है जो बेवजह बच्ची को मार रहे हो। और इस बार जब मैं पीछे मुड़कर देखने लगा तो मैंने देखा कि गाड़ी का ड्राइवर जिसके बदन में कांच के टुकड़े फंसे हुए थे वो अपनी जीभ बाहर निकालते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसकी जुबान से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। उसके बाद मेरी नज़र बाहर पड़े एक गैस सिलेंडर पर पड़ी तो मैंने देखा कि वो सिलेंडर फटने वाला था। उसके बगल में आग लग रही थी और उसकी पाइप जस्ट उसके पास पड़ी थी। लेकिन ताजुब की बात तो ये थी कि बीच रास्ते में इस तरह आग जला देना और सिलेंडर का वहां आ जाना ये कोई नॉर्मल चीज नहीं थी, लेकिन जरूर इसके पीछे कुछ और ही चीजों का संकेत था। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा पूरे तरीके से अब जाम हो चुका था। लॉक खोलने के बाद भी गाड़ी का दरवाजा नहीं खुला। शायद आज किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और धीरे धीरे उस सिलेंडर की तरफ आग लगातार बढ़ती ही जा रही थी। और अब मुझे ऐसा लग रहा था कि गाड़ी के साथ साथ ये सारी जगह कुछ पल के लिए तबाह हो जाएगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर दी, लेकिन तभी एंड मौके पर गाड़ी का दरवाजा खुल गया, यानी कि वो सिलेंडर अब गाड़ी के अंदर भी प्रवेश कर सकता था। लेकिन मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और अब उसके बाद मैं गाड़ी से नीचे उतर गया। मैंने रूपाली को अपने साथ ले लिया था ताकि उसे कोई परेशानी ना सता सके और उसके बाद काफ़ी देर तक हम उसकी जगह पर भटकते रहे, लेकिन हमें हमारे गांव जाने का रास्ता ही नहीं मिला। पता नहीं इस आधे घंटे में हम कितनी दूर आ गए थे।
आगे जाकर मुझे याद आया कि कुछ देर पहले मैंने एक बोर्ड देखा था, उसके ऊपर जाजोद नाम लिखा हुआ था, यानी कि यह जाजोद गांव था और इस गांव के अंदर मेरे चाचा का ससुराल भी था। लेकिन समस्या ये थी कि मैं उस घर को नहीं जानता था जहां चाचा का ससुराल यानी कि चाची का मायके था। फिर हम उस रास्ते को हल्के में ना लेकर सरपट भागने लगे। हमें सामने की तरफ हल्की हल्की रोशनी नजर आ रही थी। शायद वहां कोई झोपड़ी बनी हुई थी जिसके अंदर आग चल रही थी। किसी तरह हांफते हुए जब मैं उस झोपड़ी के पास गया तो मैंने देखा कि उस झोपड़ी के अंदर किसी डॉक्टर की तरह कपड़े पहने एक आदमी बैठा हुआ था और उसके हाथ में सामान से भरा हुआ एक बैग भी था। पहले तो मैंने उस आदमी से वार्तालाप करना सही नहीं समझा, क्या पता क्या निकल जाए वो। इसी बीच में उस आदमी को उस झोपड़ी के दरवाजे के अंदर से ही देखता रहा। फिर जाकर मैंने देखा कि उस आदमी ने अपने बैग के अंदर से कुछ सामान निकाला और उसे देखकर मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। उस आदमी के हाथ में किसी का कटा हुआ हाथ था। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी किसी का हाथ काट कर यहाँ पर लेकर आया है। और मैं उस आदमी को दिखना तो नहीं चाहता था, ना चाहने के बावजूद भी अपने आप उस आदमी की नज़र मेरे ऊपर आने लगी। फिर उस आदमी ने एक बहुत ही मीठी आवाज में कहा, अरे बेटा अंदर आ जाओ, चिंता मत करो, मैं तो एक डॉक्टर हूँ। कहते हैं जहाँ शांति होती है उससे कहीं ज्यादा डर भी होता है। ना चाहते हुए भी मैं एक बार फिर उस झोपड़ी के अंदर तक पहुंच गया। फिर मैंने देखा कि उस झोपड़ी के अंदर इंसानी हड्डियां फैली हुई थी। चारों तरफ बस कंकाल ही कंकाल नजर आ रहे थे और इतने में ही कोई चीज मेरे पैर में चुभने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई तीखी चीज मेरे पैर के नीचे दब गई हो। मैंने जैसे ही अपना पैर हटाया तो मैंने देखा कि वो किसी का नाखून था जो बहुत ही तीखा था। फिर उस डॉक्टर ने कहा, लगता है तुम दोनों को नींद आ रही है। बाहर से जो झोपड़ी मात्र किसी झोपड़ी की तरह लग रही थी, वास्तव में वो उससे कहीं ज्यादा अलग थी। दरअसल उस झोपड़ी के अंदर नीचे की तरफ एक छोटी सी सुरंग बनी हुई थी और उस सुरंग में एक बहुत ही अच्छा और शानदार बेड सजाया गया था। लेकिन जब मैंने उस बेड की चादर की तरफ बहुत ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि उसके ऊपर खून लगा हुआ था। और अब तक मुझे ये समझते ज्यादा वक्त नहीं लगा कि इस झोपड़ी के अंदर लोगों को मौत के घाट उतारा जाता है। पहले वो भूतिया ड्राइवर, अब इस झोपड़ी का आतंक। कहीं ना कहीं आज हमारी किस्मत ही खराब थी जो लगातार भूत प्रेत से सामना हो रहा था। मैंने उस डॉक्टर से कहा, मुझे घर जाना है, हम दोनों को आप हमारे घर तक पहुंचा दीजिए। लेकिन मेरे इतना कहते ही उस डॉक्टर का स्वभाव बदल गया। उसने बड़ी ही डरावनी आवाज में कहा, लगता है तुम दोनों को मरने की जल्दी है। और फिर इतना कहने के बाद उसने अपने हाथ से एक छुरा निकाला। लेकिन मैंने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और एक बार फिर सरपट भागने लगा। डॉक्टर को धक्का दिया लेकिन उसके ऊपर धक्के का कोई असर ही नहीं था। वो डॉक्टर ज्यों का तो वहीं पर खड़ा रहा। जो सच में हैरानी वाली एक बात थी, मैं इतने ताकतवर धक्के के बाद भी उसे टस से मस नहीं कर सका। इससे पहले मैं उस झोपड़ी से निकलता कि तभी मेरे सामने काली काली परछाई मंडराने लगी और उनको देखते ऐसा लग रहा था मानो मैंने अपने काल को देख लिया हो। दिखने में वो बड़ी ही डरावनी थी और उन परछाइयों के बगल में मुझे किसी के लंबे लंबे दांत दिख रहे थे। और इसी बीच उस झोपड़ी के अंदर किसी चीज की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कुछ जल रहा है। और इस भयंकर ध्वनि के बाद रूपाली बहुत ही बुरी तरीके से डर गई। उसका हाल डर के मारे अब बेहाल होने लगा। मेरी भी हालत पतली हो गई थी और मेरी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे डरावने मंजर में हमें क्या करना चाहिए। और इसी बीच मुझे अपने सामने की तरफ से एक आदमी भागता दिखा। उस आदमी को तेज गति से भागता देख मैं और रूपाली उन परछाइयों के अंदर से सरपट भागने लगे। पता नहीं इतनी हिम्मत कहां से आई, मगर उस आदमी का पीछा करते हुए हम दोनों उसके पीछे पीछे भागने लगे। लेकिन फिर जो हुआ उसको हमें कभी अनुमान भी नहीं था। दरअसल भागते हुए हमारे पैरों ने कुछ ऐसे खौफनाक दृश्य देखे जो बड़े बड़े लोगों को हिलाकर रख सके। कहते हैं जब जब भूत प्रेत को भगाने की बात आती है तो उसमें अग्नि का अहम योगदान होता है। लेकिन आज जो नज़ारा मैं देख रहा था उसके बाद अग्नि से भी विश्वास उठने लगा। मैंने देखा कि कुछ आदमी लोग हमारे पीछे पीछे भाग रहे थे और उनके सर में आग लगी हुई थी। उनके हाथ पैर भी आग से जल रहे थे और उनका पूरा का पूरा बदन अब धीरे धीरे उस अग्नि के ताप में आने लगा। फिर मेरी नज़र उसी गाड़ी पर पड़ी जो कुछ देर पहले हमें यहाँ पर लेकर आई थी। जिंदगी और मौत के बीच अब वही गाड़ी खड़ी थी। अब मैं भागता हुआ उस गाड़ी के अंदर बैठ गया और उस गाड़ी के अंदर बैठते ही मेरी नज़र उसी ड्राइवर पर पड़ी जिसकी आंखें खुली हुई थी
और उसकी सांसें भी थमी हुई थी। लेकिन फिर अचानक वो गाड़ी स्टार्ट हो गई और गाड़ी के अंदर से बहुत ही डरावनी आवाज़ें आने लगी। उन आवाज़ों ने मुझे अंदर तक झंझोर दिया था, लेकिन मैं रूपाली का हाथ कसकर पकड़कर चुपचाप बैठा रहा। जो भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं था, चाहे इस गाड़ी के अंदर हमारी मौत भी क्यों ना हो जाए। लेकिन हमने ये प्रण ले लिया कि किसी भी हालत में गाड़ी से नीचे नहीं उतरेंगे। और उसके बाद अचानक उस गाड़ी के अंदर बहुत तेज रोशनी चमकने लगी और उस रोशनी के चलते मेरी आंखें भी बंद होने लगी। रूपाली डर के मारे अब बेहोश हो गई थी। फिर मुझे ऐसा लगा मानो गाड़ी बहुत तेज स्पीड के साथ आगे बढ़ रही है। जब मैंने विंडो की तरफ देखा तो मैंने पाया कि गाड़ी किसी जमीन के अंदर सुरंग में आगे बढ़ रही थी। और फिर गाड़ी को एक जोरदार झटका लगा और ब्रेक लगने के कारण मेरा मुंह अगली सीट से टकरा गया। इस भयंकर हादसे के बाद मेरे लगभग 2 दांत टूट गए। मेरे मुंह से खून टपक रहा था, लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि रूपाली अभी भी सही सलामत थी। उसके बदन पर कहीं खरोंच तक नहीं थी, जिसे देखकर मुझे काफी राहत मिली। लगातार 4 से 5 घंटे के बीच ऐसा ही चलता रहा और उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन अब उस गाड़ी में मेरी आंख लगातार बंद हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मुझे बहुत ही जल्द नींद आने वाली है। सुबह के करीब 5:30 बजे के आसपास मेरी आंखें बंद हो गई और उसके बाद जब आंख खुली तो हम बीच रास्ते में पड़े थे और हमारे घर वाले हमारे आसपास खड़े थे। फिर जाकर उन्होंने बताया कि सुबह जब लोगों की यहाँ चहल पहल हुई तो उन्होंने हमें देख लिया और फिर घर वालों को सूचित किया। पता नहीं क्यों, लेकिन आज भी उस गाड़ी का वो सफ़र मेरे मन में खटकता रहता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से हम उस भयंकर गाड़ी में फंस गए। और वो जाजोद नाम का गांव तो हमारे बिल्कुल बगल में है। फिर हम उस गांव से यहाँ कैसे पहुँच गए? यह सब बातें आज भी मेरे दिल में किसी राज की तरह दबी हुई है। लेकिन उस रात मैंने एक कयामत से सामना किया था, एक ऐसी कयामत जो आज भी मेरे दिल में दहशत के रंग को उमड़ कर रखती है। आज भी मुझे नहीं पता कि वो डॉक्टर कौन था और आखिर उसने एक झोपड़ी के अंदर सब कुछ कैसे सेटल कर रखा है। फिर बाद में मुझे पता चला कि उस गांव में तो दूर दूर तक कोई झोपड़ी तक नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो गाड़ी हमें किसी मायावी दुनिया में लेकर गई हो, जहां भूत प्रेत के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। और आज भी वो गाड़ी और ड्राइवर एक राज ही है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।